गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी का पार्ट नंबर 1 रीड करेंगे। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग के पास सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी तरह से पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना यानी बंटवारा कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले जो 3 अध्याय हैं हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार कर आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से समझने में कुछ मदद मिलेगी आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जो हमने अगले 2 अध्यायों में की है। बेल्जियम और श्रीलंका का जो उदाहरण हम देखते हैं, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, यानी हरियाणा की आबादी का आधा हिस्सा। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है, बहुत ज़्यादा कठिन है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी 40% जो लोग हैं, 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रह कर के फ्रेंच भाषी हैं, यानी वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। डचों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। शेष 1% जो जर्मन लोग बोलते हैं, लोग जो जर्मन भाषा बोल रहे हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से कहीं ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। यानी जो फ्रेंच भाषी लोग हैं ब्रुसेल्स के अंदर, ये अपने आप ही संख्या में ज़्यादा हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच जो हैं ये तुलनात्मक रूप से कम समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। जो डच भाषी बोलने वाले लोग हैं वो संख्या से ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे, फ्रेंच भाषी थे। इस स्थिति की तुलना एक और देश से करेंगे हम। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, द्वीपीय देश। तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के लगभग बराबर। हरियाणा की आबादी से अब भी कम है वैसे। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल यानी 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं, भारतीय तमिल। यानी मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों के आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी जो लोग हैं वो बौद्ध हैं। श्रीलंका में जो भाषा बोली जा रही है वो सिंहली है और कुछ मुसलमान भी हैं। कुछ तमिल भाषी लोगों में हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा केवल 7% है और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं ईसाई लोग। श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, भारत के बाद आज़ाद हुआ।
सिंहली समुदायों के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का पर प्रभुत्व जमाना चाहा कि सिंहलियों की संख्या ज़्यादा है। इसकी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, वहाँ की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया सिंहली को। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। यानी जो श्रीलंकाई तमिल थे उनमें नाराज़गी और शासन को लेकर ऐसा अपना अलगपन बढ़ गया, बेगानापन बढ़ गया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए।